बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 46 है। जमात दहम उर्दू की नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम नज़्म की बुलंद ख़ानी और तफ़हीम की तरफ आएँ, हम शायर का तारुफ़ इंशाअल्लाह करेंगे। और आप जानते हैं कि इस नज़म के शायर हैं मीर अनीस, जो 1800 में पैदा हुए और 1874 में उनका इंतकाल हो गया। मीर अनीस का असल नाम सैयद बबर अली और तखल्लुस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। दीगर मुरव्वजा उलूम फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। मुरव्वजा उलूम जिनका रिवाज था, मीर नजफ़ अली से हासिल किए। हुसूल तालीम के साथ साथ शाहसवारी और सिपाहगरी के फ़न भी सीखे। शाहसवारी घोड़सवारी और सिपाहगरी ये असलहा वग़ैरह चलाना। मीर अनीस मौज़ू तबा थे। मीर अनीस मौज़ू तबा थे यानी मुनासिब तबीयत के आदमी थे। इनके ख़ानदान के अक्सर लोग शेर कहते थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े यानी बढ़े, जिनके जहाँ उनकी परवरिश हुई, इसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था। इस अदबी फ़ज़ा ने मीर अनीस के तभी रुझान को जिला बख्शी और वो बचपन ही से शेर कहने लगे। जिला बख्शी सैराब किया। जलाना और जिलाना, जिलाना होता है सैराब करना और जलाना होता है आग से जलाना। कभी कभी वालिद के साथ लखनऊ के मुशायरों में भी शरीक होते थे। इसके बाद लखनऊ आ गए। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। आप जानते हैं भाई बच्चों, मरसिया क्या होता है? किसी दुनिया से गए हुए लोगों या किसी एक आदमी की याद में जो नज़म पढ़ी जाए उसे मरसिया कहते हैं। इनके मरासी में सोज़ो गुदास, किरदार नगारी, जज्बात नगारी और मंज़र कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। इनके मरासी में, मरासी जमा है मरसिया की और इसमें कहते हैं कि सोज़ो गुदाज है दुख और दर्द। किरदार नगारी, उसमें किसी के किरदार को बयान करना बड़े अच्छे अंदाज से। जज्बात को इसी तरह जज्बात नगारी। मंज़र कशी, किसी चीज़ को कि ज़ाहिर को आश्कारा करना और उसे बयान करना, ये मंज़र कशी कहलाता है। बेमिसाल नमूने मिलते हैं जो उनके क़ादिरुल कलामी की दलील हैं, यानी वो क़ादिरुल कलाम थे। कलाम पर दस्तरस और अबूर रखते थे, उसकी ये दलील है। उन्होंने वाक़यात व जज्बात के नहायत खूबसूरत मुरक्के पेश किए हैं। वाक़यात वाक़या की जमा है, जज्बात जज्बा की जमा है, के नहायत खूबसूरत मुरक्के पेश किए, मजमूए पेश किए। मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा था कि समा बांध देते थे, खामोशी तारी हो जाती थी। उर्दू के मारूफ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शेरानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। मीर अनीस अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। मरसिया गोई की जो बादशाहत है उसके वो बादशाह नहीं थे बल्कि शहनशाह थे। शाह और उसका मुकब्बर है शहनशाह, जैसे तूत शतूत। मीर साहब बहुत पुरगो थे, बहुत बातें किया करते थे। उन्होंने मुतअद्दिद मरसिए लिख डाले और कोई मरसिया 150-200 बंद से कम का ना होगा। लेकिन बावजूद पुरगोई के इनके कलाम में कहीं इब्तिज़ाल या आमियानापन नज़र नहीं आता। इब्तिज़ाल आमियानापन, इब्तिज़ाल का माना बुज़दिली और आमियानापन जो आम लोगों की ज़बान है वो यानी हल्की ज़बान। ये नज़म इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है जो इनके तख़य्युल, मंज़र नगारी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की उम्दा मिसाल है। तख़य्युल तसव्वुर, मंज़र नगारी मंज़र को बयान करना, लफ्ज़ी तस्वीरकारी अल्फाज के साथ किसी चीज़ की तस्वीर खींच देना, उसकी ये उम्दा मिसाल है। इनके कुछ मरासी इंतखाब मरासी अनीस के नाम से मजलिस तरक्की अदब लाहौर और अनीस के मरसिए 2 जिल्द मुरतबा सालिहा आबिद हुसैन
रुबाइयात अनीस और अनीस के सलाम नामी कुतब भारत से शाये हो चुकी हैं। लो भाई बच्चों, तारीख़ पैदाइश वफ़ात, इब्तदाई तालीम और उसके बाद इनकी खुसूसियात और फिर इनकी तसानीफ़। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, गर्मी का ज़ोर जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसल शम्मा न जलने लगे ज़ुबां, वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलअमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द था आसमां, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। बच्चों ज़रा इसमें थोड़ा सा पहली दफ़ा पढ़ते हुए आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये मुश्किल है, कुछ अल्फाज मुश्किल हैं, लेकिन मैं आपको हर लफ्ज़ का बड़ा आसान माना करके बताऊंगा और आप ज़रा तवज्जो करें। गर्मी का ज़ोरे जंग, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, गर्मी जंग, रोज़े जंग, जंग का दिन, जंग के दिन की गर्मी का बयान क्यों कर करूं, किस तरह करूं, जंग की गर्मी का, जंग के दिन की गर्मी का बयान किस तरह करूं, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, जंग के दिन की गर्मी का बयान किस तरह करूं, क्यों कर किस तरह। डर है कि मिसल शम्मा न जलने लगे ज़ुबां, डर है, अंदेशा है कि शम्मा की तरह ज़ुबान न जलने लग जाए। जिस तरह शम्मा जलती है दूसरों को रोशनी देने के लिए, इसी तरह मैं आपको बताने के लिए बयान करूं तो जिस तरह शम्मा जल जाती है इस तरह मेरी ज़ुबान न जल जाए। डर है कि मिसल शम्मा न जलने लगे ज़ुबां, डर है कि शम्मा की तरह मेरी ज़ुबान न जल जाए। वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलअमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, वो लू के अलहज़र, लू गर्म हवा, अलहज़र खौफनाक, खौफनाक, वो हरारत के अलअमा और वो गर्मी कि अल्लाह उससे अमन में रखे, वो गर्मी कि अल्लाह उससे अमन, वो लू के अलहज़र वो खौफनाक लू और वो हरारत के उससे पनाह मांगी जाए। काबिल पनाह हरारत और ख़तरनाक लू, काबिल पनाह हरारत और ख़तरनाक लू, वो लू के अलहज़र हमने यूँ मफ़हूम कर दिया कि ख़तरनाक लू यानी अलहज़र जिससे ख़तरा ही ख़तरा और खौफ ही खौफ हो, और वो हरारत के अलअमा और काबिल अमान या अमान ऐसी हरारत जिससे अमान तलब किया जाए, अमन तलब किया जाए। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, रन की ज़मीन मैदान जंग सुर्ख थी खून की वजह से और आसमान जर्द था उसी खून के रंग की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, मैदान जंग के दिन की गर्मी को मैं किस तरह बयान करूं। अंदेशा है कि ज़ुबान शमक की तरह जल न जाए, इतनी लू कि वो ख़तरनाक हद तक और इतनी हरारत की उससे अमन तलब किया जाए। मैदान जंग सुर्ख था और आसमान जर्द, आबे खुनक को ठंडे पानी, आबे खुनक ठंडा पानी, खल्क लोग, आबे खुनक को मखलूक, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, ठंडे पानी को मखलूक ज़मीन पर तरस रही थी। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, गोया हवा जब आदमी को लगे तो अगर वो ठंडी हो तो सुकून बख्श होती है, अगर वो गर्म हो और फिर गर्म तरीन हो तो वो तकलीफ़ दे होती है। कहती इतनी तकलीफ़ दे हवा थी गोया आग बरस रही हो ज़मीन पर। ठंडे पानी को मखलूक ज़मीन पर तरस रही थी और गोया हवा ऐसी थी कि जिस तरह आग बरस रही हो ज़मीन पर। वो लू व आफ्ताब की हिद्दत व ताब व तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। वो लू वो गर्म हवा और वो आफ्ताब की हिद्दत वो सूरज की गर्मी, आफ्ताब की हिद्दत सूरज की गर्मी, और वो ताब व तब और वो गर्मी का नशेब व फराज, गर्मी की ताबानियाँ, गर्मी का कभी ज़्यादा होना और कभी कुछ कम हो जाना। वो लू
वो आफताब की हिद्दत और वो ताबो तब, वो गर्म हवा और वो सूरज की गर्मी और वो गर्मी का कभी बहुत शदीद होना और कभी कम। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, धूप का रंग काला हो गया था ना, धूप से दिन का रंग काला हो गया था, जिस तरह रात का रंग काला होता है। रात का रंग तो काला होता है अंधेरे की वजह से, वो कहते हैं दिन का रंग काला हो गया हुआ था। इतनी धूप पड़ी कि उसने हर चीज़ को जला कर रख दिया, और जब हर चीज़ जल कर स्याह हो गई तो फिर जाहिर बात है कि उससे दिन पे भी स्याही आ गई। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, दिन का रंग स्याह हो चुका था रात की तरह। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, नहर अलकमा के भी किनारे सूख चुके थे। नहर अलकमा के भी, नहर के किनारे सूखने के बजाय हरियाली होती है वहाँ खूब, लेकिन कहते इतनी गर्मी पड़ी थी कि नहर के किनारों तक खुश्क हो गए। तो फिर इसका अंदाज़ा लगा लें कि और कौन सी चीज़ हरी रह सकती है। ख़ुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, नहर अलकमा के भी किनारे सूख चुके थे। खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, हबाब कहते हैं बुलबुले को, मुराद है अहले बैत की औरतें। अहले बैत की औरतों के खेमे सारे के सारे शदीद तरीन गर्म हो रहे थे, शदीद तरीन गर्म हो रहे थे। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब व तब, वो गर्म हवा, वो सूरज की गर्मी और वो गर्मी के नशेब व फराज। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, धूप की वजह से रात की तरह दिन स्याह हो चुका था। और नहर अलकमा के भी किनारे सूख चुके थे, और अहले बैत के औरतों के खेमे खूब गर्म हो रहे थे। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फरात का। उड़ती थी खाक मिट्टी चश्मे हयात। भाई बच्चों, चश्मे हयात के बारे में आपने सुना होगा कि अल्लाह जाने फ़र्ज़ी है या हकीकी है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा पानी है जिसको अगर कोई पी ले तो वो कभी मरता नहीं। खोला हुआ था, उबर रहा था, खोला हुआ था, उबर रहा था, फरात पानी फरात का। तो उड़ती थी खाक, मिट्टी जब खुश्क होकर धूल बन जाए तो उसे खाक कहते हैं। मिट्टी धूल उड़ रही थी और आबे हयात तक का चश्मा खुश्क हो चुका था। धूल उड़ रही थी और आबे हयात तक का चश्मा खुश्क हो चुका था, और दरियाए फरात का पानी खोर रहा था, उबर रहा था। इतना बड़ा दरिया और उसका पानी उबर रहा हो तो फिर गर्मी का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। झीलों से चार पाए न उठते थे ताब शाम, मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मकाम। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोह में खाम। झीलों से चारपाए न उठते थे ताब शाम, झीलों से झीलें पहले तो थी नहीं, लेकिन अगर थी भी तो गर्म खोलती हुई, लेकिन उन गर्म खोलती हुई झीलों में भी आफियत समझते थे जानवर बैठने को, बाहर इतनी गर्मी थी। उन गर्म खोलती हुई झीलों में भी बैठने को चारपाए आफियत समझते थे। तो उन झीलों से चारपाए न उठते थे ताब शाम, शाम हो गई, रात गए तक, अंधेरा छा जाने तक चौपाए झीलों से बाहर, तालाबों से बाहर, पानी की जगहों से बाहर नहीं आ रहे थे। मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मकाम, मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मकाम, और मछलियों के रहने की जगह में अब समुंदर का मकाम उनके यहाँ समुंदर का मकाम अब उनके जहनों में आ रहा था कि काश हम समुंदर में होती, इस थोड़े पानी में न होती तो शायद वहाँ इतनी गर्मी न होती। समुंदर का जो मकाम था, समुंदर का जो मर्तबा था, वो अब उसको अहमियत मिली। मछलियों के मस्कन में थोड़े पानी की वजह से समुंदर की अहमियत का अब पता चला। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, आहू हिरन काहिले थे, सुस्त हो रहे थे, स्याह फाम काले मुंह वाले। आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, हिरन सुस्त पड़ चुके थे, और चीते उनके मुंह स्याह हो चुके थे जलने की वजह से। आहू जो काहिले थे, हिरन सुस्त हो चुके थे, चीते ऐसे थे कि उनके चेहरे, उनके मुंह काले हो चुके थे, पत्थर पिघल कर रह गए थे मिसले मोह में खाम।
मोम ख़ाम, ऐसा मोम जिससे कोई चीज़ न बनी हो। पत्थर पिघल के रह गए थे, पत्थर भी पिघल के रह गए थे गर्मी की वजह से, जिस तरह मोम पिघलती है। मोम, हालांकि पत्थरों का पिघलना ये कितना दर्जा हरारत उसके लिए चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो भी पिघल रहे थे, इतनी गर्मी थी। झीलों से चारपाए न उठते थे ताबा शाम, शाम तक रात तक चौपाए पानी की जगहों से नहीं उठते थे। और मछलियों के रहने के मकाम में समुंदर की अहमियत का पता चल रहा था। आहू जो काहिले थे, हिरन सुस्त हो चुके थे, और चीतों के मुंह चेहरे काले हो चुके थे गर्मी की वजह से। पत्थर इस तरह पिघल गए थे गर्मी से जिस तरह मोम पिघलता है। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्ज़ी ग्याह से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। सुर्खी उड़ी थी फूलों से, फूलों का सुर्ख रंग ख़त्म हो गया हुआ था। और सब्ज़ा, ग्याह कहते हैं सब्ज़ चारे को, सब्ज़े से उसका सब्ज़ रंग ख़त्म हो गया था। और कुओं में पानी जो था, पानी वो कुएं में नीचे चला गया, गोया इस तरह वो भाग रहा था, खुश्क होके कम हो रहा था, जिस तरह वो साए की तलाश में हो। पानी कुओं में उतरा था, कुओं में पानी नीचे चला गया था, साए की चाह से, साए की तलाश से, साए की चाहत से, साए की शदीद ज़रूरत महसूस करते हुए। ये चाहत वाला चाह है। एक चाह कुआं होता है और एक चाह चाहत होती है। उस चाह को चाह में डालें जिस चाह में चाह न हो। भाई बच्चों, सुनो होगा आपने मिसरा, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से, पानी कुओं में नीचे चला गया था साए की तलाश में। तो क्या कह रहे हैं, फूलों की सुर्खी ख़त्म हो चुकी थी गर्मी की वजह से, सब्ज़े का सब्ज़ रंग गर्मी की वजह से ख़त्म हो चुका था, पानी गर्मी की वजह से खुश्क होकर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा था जैसे गोया वसाया तलाश कर रहा हो। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगोबार, एक एक नख्ल जर रहा था सूरत चनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्ज़ाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। कोसों किसी शजर में न गुल थे, गुल फूलों को कहते हैं, और बरगोबार फलों को कहते हैं, फलों को बरगोबार। तो कहते हैं कि मीलों दूर किसी दरख्त पे फूल नहीं थे, मीलों दूर किसी दरख्त पे फूल नज़र नहीं आते थे और ना फल। बरगोबार, बर्ग के कहते हैं कोंपलों को, बार कहते हैं फलों को, कोंपलें और फल यानी ताजगी वाली कोई चीज़ भी नहीं थी। एक एक नख्ल जर रहा था सूरत चनार, नख्ल खजूर के दरख्त को कहते हैं, और खजूर का दरख्त गर्मी के सहने में ज़रबुल मसल है। जानवरों में जिस तरह ऊँट गर्मी बर्दाश्त करने में ज़रबुल मसल है, इसी तरह दरख्तों में खजूर का दरख्त गर्मी के सहने में ज़रबुल मसल है। लेकिन कहते हैं वो भी जर रहा था। किस तरह? ऐसा हुआ था जैसे चनार का दरख्त भाई बच्चों हरा होता है लेकिन उसके पत्तों में गुलाबीपन होता है, और अगर आप दूर से देखें तो यूँ लगता है जैसे दरख्त पे आग लगी हुई हो, हालांकि वो होता हरा है, उसका रंग ऐसा होता है। कहते हैं खजूरों का रंग ऐसा हो चुका था जिस तरह चनार का होता है कि दूर से आग मालूम हो। एक एक नख्ल जर रहा था, एक एक खजूर का दरख्त जर रहा था सूरत चनार, चनार के दरख्त की तरह, यानी रंग उसका चनार के दरख्त की तरह हो चुका था। हंसता था ना कोई गुल, कोई फूलों का हंसना, उससे मुराद है फूलों का खिलना, गुल फूल को कहते हैं। हंसता था कोई गुल, न लहकता था सब्ज़ाजार, न तो कोई फूल खिल रहा था और न ही कोई भी सब्ज़ाजार बाग, सब्ज़ा यानी हरियाली वाली जगह, उसकी चमक दमक ना तो किसी फूल के अंदर ये था कि वो खिले, और न किसी सब्ज़े वाली जगह के अंदर ये था कि वो सब्ज़ा वहाँ का लहक रहा हो, चमक रहा हो, उसकी ताबानी मालूम हो रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, फलदार दरख्त सूख कर कांटा बन चुकी थी। यानी फलदार जो शाख होती है, सबसे पहले उसका फल खुश्क होकर गिर जाता है, फिर उसके पत्ते गिर जाते हैं, फिर वो खुद खुश्क होकर कांटा बन जाती है। तो कहते हैं ये इस मरहले पे पहुंच चुकी थी कि खुद सूख कर कांटा बन चुकी थी। मीलों किसी दरख्त पर ना फूल थे, ना कोंपलें थीं और ना फल, और एक एक खजूर का दरख्त
जल कर यूँ मालूम हो रहा था जिस तरह चनार का रंग होता है, चनार के दरख्त का रंग। और कहते कि कोई फूल खिल नहीं रहा था और कोई सब्ज़ाज़ार लहक नहीं रहा था। सब्ज़ाज़ार सब्ज़े की जगह, लहकना चमक दमक सब्ज़े की। कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, हर फलदार शाख खुश्क होकर कांटा बन चुकी थी। गर्मी ये थी कि ज़ीस्त से दिल सब के सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक के जर्द थे। ज़ीस्त ज़िंदगी और चेहरा मदकूक तबे दिक के मरीज़ के चेहरे की तरह, टीबी के मरीज़ के चेहरे की तरह। गर्मी इतनी थी कि ज़िंदगी से दिल सर्द हो चुके थे, दिल बेजार आ चुके थे, तंग आ चुके थे, दिल भर चुके थे। कम से कम माना इसका सर्द होने का, दिल भर चुके थे। गर्मी इतनी थी कि ज़िंदगी से दिल भर चुके थे लोगों के। यूँ हर बंदे के अंदर से ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि अल्लाह इससे तो मौत ही अच्छी, इतनी तकलीफ़ में हम लोग हैं कि इससे तो अगर तू मौत ही दे देता तो वो अच्छा था। ये है मतलब गर्मी ये थी, गर्मी इतनी थी कि ज़ीस्त से, ज़िंदगी से दिल सब के सर्द थे, दिल सब के भर चुके थे। पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक के जर्द थे और हर दरख्त के पत्ते इस तरह जर्द थे जिस तरह टीबी के मरीज़ का चेहरा होता है। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मीन के बखार से। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से। भाई शेर के रहने की जगह को कछार कहते हैं भाई बच्चों, शेर के घर को कछार कहते हैं। तो शेर अपने रहने की जगह से, अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे गर्मी की वजह से। आहू नमू निकालते थे सब्ज़ाज़ार से, और अगर कहीं कोई ऐसा सब्ज़े की जगह मिल जाती थी हिरनों को तो वो उसी में गुम हुए और छुपे रहते थे, बाहर मुँह नहीं निकालते थे। आईना महर का मुकद्दर था गुबार से, और सूरज का चेहरा, महर का आईना सूरज का चेहरा, ये गुबार आलूद था, मुकद्दर था, गुबार आलूद था। बड़े काफ से मुकद्दर हो तो मान होता है किस्मत, छोटे काफ से मुकद्दर हो तो मान होता है गुबार आलूद। गुबार आलूद था गुबार से, मिट्टी से। सूरज का चेहरा मिट्टी से गुबार आलूद था। गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मीन के बुखार से, और गर्दों आसमान को कहते हैं भाई बच्चों। आसमान खूब गर्म हो रहा था ज़मीन की गर्मी की वजह से। बुखार भी गर्मी को कहते हैं, तप भी गर्मी को कहते हैं। तो ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसकी गर्मी की वजह से आसमान गर्म हो रहा था। चाहे जाए कि आसमान की तरफ सूरज होता है और उससे ज़मीन गर्म होती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब ज़मीन की गर्मी इस कदर शदीद हो चुकी थी कि वो आसमान को भी जला रही थी। गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। वो कहते मुज़तरिब था, परेशान था, गर्मी की वजह से परेशान था सारा ज़माना ही ज़मीन पर, और जो दाना ज़मीन पर गिरता था वो भुन जाता था। गर्दाब पर था शोले जवाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां। गर्दाब भाई बच्चों कहते हैं पानी के भंवर को, पानी का भंवर गर्दाब पर था शोले जवाला। हाँ, और शोले जवाला कहते हैं आग के बगोले को। गर्दाब पानी का बगोला और शोले जवाला आग का बगोला। तो पानी का बगोला आग का बगोला बना हुआ था। पानी के बगोले को देखकर यूँ गुमान होता था जिस तरह ये आग का बगोला है, इतना गर्म। गर्दाब पानी का बगोला, शोले जवाला आग का बगोला। अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फशां। पानी के ऊपर जो बुलबुले चढ़ते थे ना, वो बुलबुले नहीं थे, वो अंगारे थे गोया, इतने गर्म। और पानी शरर फशां, चंगारियाँ फेंक रहा था। पानी की जो छींटें पड़ती हैं ना, कहते हैं वो छींटें नहीं पड़ रही थी, वो चंगारियाँ पड़ रही थी। शरर फशां, चंगारियाँ फेंकने वाला, और हबाब बुलबुले, और अंगारे आप जानते हैं। मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान, तह पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जान। मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान। भाई बच्चों, ज़ुबान मुँह से कब निकलती है? ऐसे जानवर जिनको पसीना नहीं आता, जैसे कुत्ता वगैरह, उसको आपने देखा होगा कि जब उन्हें गर्मी लगती है तो उनकी ज़ुबान मुँह से बाहर निकल आती है। तो कहते हैं कि मुँह से जो पानी की मौजें हैं ना, उनके मुँह से भी ज़ुबान बाहर आ गई थी। यानी इतनी शदीद गर्मी थी कि वो जिस तरह जानवर तो गर्मी से तंग आकर हाँपने लगते हैं, इसी तरह ये पानी की मौजें भी हाँपने लग गई थीं। मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान, तह पर थे सब ने हंग मगर थी लबों पे जान। और कहते हैं कि
मगरमच्छ सारे के सारे पानी की तह में थे नीचे, लेकिन फिर भी उनकी जान लबों पे आई हुई थी, फिर भी मरने के करीब थे। पानी था आग, गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सैखे मौज तक आई कबाब थी। पानी था आग, पानी आग की तरह गर्म था, गर्मी थी क़यामत की सी, रोज़े हिसाब थी क़यामत की सी गर्मी। माही मछली, सहे मौज, मौज के किनारे कबाब हो गई, जल गई। तो पानी था आग, पानी आग की तरह गर्म था, और गर्मी क़यामत की किसी गर्मी थी, गर्मी क़यामत खेज़ थी, गर्मी रोज़े हिसाब थी, गर्मी क़यामत खेज़ थी। और मछली जो मौज के किनारे तक आ गई, बस वो एकदम से भुनकर जिस तरह कबाब होता है ऐसे बन जाती थी। भाई बच्चों, इसका मफ़हूम और इसके अल्फाज मानी ये आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह हम इसकी तशरीह करेंगे, और ज़रा सी मेहनत आपको इसके मफ़हूम को ज़ब्त करने के लिए करनी पड़ेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।